हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक्स पढ़े हैं स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में, ये लेक्चर उन दोनों के ऊपर जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर बेस्ड है। इस लेक्चर को करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इस क्वेश्चन पेपर का लिंक दे रखा है। उसमें 20 क्वेश्चंस हैं। आपको वो क्वेश्चंस 30 से लेकर 45 मिनट के अंदर कंप्लीट करने हैं। इसमें हमने फॉलोइंग टॉपिक्स कवर कर रखे हैं क्वेश्चंस के थ्रू। कॉलम सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, बेंडिंग एंड टेंशन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, माइल्ड स्टील, बल्क मॉडुलस। आप इसमें देखेंगे यहाँ पर बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और फाइनली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं वो क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं पहली स्लाइड पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राइमरीली व्हाट काइंड ऑफ अ मेंबर इज अ कॉलम। मतलब प्राथमिक रूप से जो कॉलम होता है वो किस प्रकार का मेंबर है। क्योंकि यहाँ पर प्राइमरीली लग गया है, इसका मतलब हमें ये बताना पड़ेगा कि कॉलम का मेन काम क्या है। आप जानते हैं कॉलम को कंप्रेशन बियर करना पड़ता है या संपीड़न वहन करना पड़ता है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने फिगर बना रखी है, यहाँ पर एक कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर पूरा बिल्डिंग का भार पड़ रहा है और नीचे से यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन लग रही है। तो अगर मैं इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पर इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर कॉलम को बेंडिंग का भी सामना करना पड़ता है, टेंशन का भी सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात आती है आरसीसी कॉलम। आरसीसी मतलब री इनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, मतलब प्रबलित सीमेंट कॉन्क्रीट कॉलम। मतलब कि वो कॉन्क्रीट जिसमें टेंशन को वहन करने के लिए सरिया लगाया गया है। अब जब भी आरसीसी कॉलम को डिजाइन किया जाता है उसे कंप्रेशन के लिए और बेंडिंग के लिए डिजाइन किया जाता है। अब ये एक्सेंट्रिक लोडिंग का क्या मतलब है, आप यहाँ पर इस फिगर को देख रहे हैं। ये कॉलम जो है इस पर ये कैंटिलीवर पोर्शन रखा गया है। अब अगर हम देखें तो ये जो लोड है इसके सेंटर पर ना लग के थोड़ा सा सेंटर से डिस्टेंस पर लग रहा है, इसे ही एक्सेंट्रिसिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं यहाँ का, अगर हम थोड़ा सा इसे डिटेल में एनालाइज करें तो ये कॉलम हो गया, जो लोड है वो थोड़ा इस तरह से पड़ रहा है, एक्सिस पर ना होके थोड़ा सा एक्सिस से डिस्टेंस पर पड़ रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता। तो अगर मैं यहाँ पर फिगर दिखाऊं तो ये आप इस फिगर को देख सकते हैं। ये हो गया आपका कॉलम और ये हो गया लोड पी, जो कि इतनी डिस्टेंस पर जिसे हम बोल रहे हैं ई से डिनोट किया जा सकता है। अब इस लोड की वजह से, इस एक्सेंट्रिक लोड की वजह से एक तो लोड सेंटर पर पड़ेगा और साथ में एक मोमेंट पैदा होगा। आप जानते हैं मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो बेसिकली फोर्स कितनी है, यहाँ पर पी फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस क्या है, ई। तो आपका मोमेंट कितना हो जाएगा, पी ई। अब हम ये देखते हैं कि इस तरीके का केस कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल आई सेक्शन लेते हैं। इस आई सेक्शन पर मैं एक एक्सियल लोड लगाता हूँ। अगर एक्सियल लोड लगाया तो नीचे से रिएक्शन ऐसी आएगी, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, थोड़ा सा इसका जो एक्सिस लेंथ है कम हो जाएगी। ये कंप्रेशन में क्या होता है, ये आपका थोड़ा सा कंप्रेस हो गया है। मान लीजिए केस ये होता, ये मैंने फिर दोबारा से एक आई सेक्शन लिया है और मैंने लोड अब एक्सेंट्रिकली लगाया है। मान लीजिए रिएक्शन भी इसी की डायरेक्शन में नीचे से आ रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, कंप्रेशन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में ये आपका कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो कंप्रेसिव लोड है ये क्या पैदा कर रहा है, ये आपका कंप्रेशन तो पैदा कर ही रहा है और साथ में यहाँ पर क्या डेवलप हो रही है, बेंडिंग डेवलप हो रही है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहाँ पर कॉलम टेंशन को भी बियर उसे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि टीन शेड जब तेज आती है या तूफान चलता है तो उसमें उड़कर चली जाती है। तो आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है जब हवा चलेगी तो ये ऊपर उठना चाहेगा। तो ये जो कॉलम है यहाँ पर 1 2 3, ये जो आप कॉलम देख रहे हैं इन पर क्या पड़ेगा, इन पर टेंशन फोर्स पड़ेगी। तो ये जो कॉलम है इसको बनाने में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंप्रेशन तो ये बियर करेंगे, इनका काम कंप्रेशन बियर करना तो है ही, लेकिन साथ में इन्हें टेंशन का भी सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर आते हैं, ये रेलवे स्टेशन का एक फोटो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉलम है, ये कॉलम। इस तरीके से ये जो टीन शेड है जब हवा चलेगी, ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, ये ऊपर उड़ना चाहेगी। ये जो कॉलम है इनमें इतना स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि इस टेंशन जो ऊपर की तरफ इस पर जो बल पड़ रहा है या फोर्स लग रही है उसे वो रोक सके। बाकी नॉर्मल कंडीशन में ये पूरा का पूरा भार तो इसके ऊपर लगेगा ही, तो कंप्रेशन तो इसे झेलना ही है, साथ में बेंडिंग और टेंशन भी झेल सकता है। तो सबसे पहली बात क्या होगी, अगर प्राइमरी मतलब अगर हम बात करें प्राथमिक रूप से जो कॉलम का काम होता है वो होता है कंप्रेशन बियर करना, ठीक है, लेकिन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है।
वो बेंडिंग और टेंशन दोनों के लिए इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है व्हाट काइंड ऑफ ए मेंबर इज ए बीम। बीम किस प्रकार का मेंबर है? टेंशन, कंप्रेशन, बेंडिंग या टॉर्शन। तो बीम का मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, बीम का काम होता है बेंडिंग या फ्लेक्सर को रेजिस्ट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम भी दिखा रखी है। ये जो दो सपोर्ट है इन्हें हम सिंपल सपोर्ट कहते हैं। ये आपकी हिंज सपोर्ट होती है, ये रोलर सपोर्ट होती है। इन सपोर्ट्स के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए आपने इस पर बीच पे कोई लोड लगाया, तो इस वजह से क्या होगा, ये इस तरीके से आपका बैंड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर जो दूसरी फिगर है, यहाँ पर आप एक बेंडिंग टेस्ट कर रहे हैं किस बीम पर? आरसीसी बीम पर। ये सीमेंट कंक्रीट से बनी बीम है और इस पर आपने लोडिंग लगा रखी है। यहाँ से एक लोड आ रहा है और यहाँ से एक, ये जो आपको रोलर दिख रहे हैं ये लोडिंग का काम करते हैं और यहाँ पर आपने सपोर्ट दी हुई है। तो जब आपने इस पर लोड लगाया तो ये इस तरीके से बैंड हो रही है। थोड़ा सा आपको बेंडिंग इसमें देखने को मिल रही होगी और क्योंकि ये फेल हो चुकी है इस वजह से यहाँ पर क्रैक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये रियल लाइफ एग्जांपल है। यहाँ पर ये जो ऊपर जो पूरी टीन शेड का लोड है इन बीम्स के ऊपर रखा गया है। अब अगर आप ध्यान से देखें कि थोड़ी सी बेंडिंग आपको इसमें देखने को मिल रही होगी। तो बीम का बेसिकली काम होता है बेंडिंग को रेजिस्ट करना, मतलब बेंडिंग ना हो पाए इस वजह से बीम को लगाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बेंडिंग हो रही है, ये इसलिए दिखा रखी है ताकि आप समझ पाए। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। वी ट्राई टू डिजाइन द मेंबर और पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन सच ए वे दैट स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द मेंबर इज। इसका मतलब ये हो गया कि हम स्ट्रक्चर, संरचना या उसके किसी हिस्से को इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि जो उसका मेंबर है या उसका एक हिस्सा है उस पर जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो, पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन स्ट्रेंथ हो, लेस देन स्ट्रेंथ हो, तीसरा ऑप्शन है इक्वल टू स्ट्रेंथ। सीधी सी बात है, कोई भी स्ट्रक्चर या उसका एक मेंबर है आप उसे इस हिसाब से डिजाइन करोगे कि जो उसके ऊपर लोड पड़ रहा है वो उसकी स्ट्रेंथ से कम हो, कर लेगा या वहन कर लेगा। लेकिन अगर लोड ज्यादा है और स्ट्रेंथ कम है तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो बाहर ये जो लोड है ये इन सभी कॉलम्स के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपने जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा दी हुई है और लोड काफ़ी कम है, तो इस वजह से वो ईजिली, मतलब आसानी से उसने ये भार वहन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ लोड से ज़्यादा है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉलम है उनके ऊपर, ये बेसमेंट के कॉलम है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मॉल है या बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है, उनमें जो सबसे नीचे का जो कॉलम होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव लोड पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है ये बकल कर जाएगा। बकल का मतलब मुड़ जाएगा और ये फेल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रीइंफोर्समेंट जो है वो मुड़ चुकी है, तो क्योंकि यहाँ पर जो लोड है वो स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, तो इस तरीके का काम हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉर्मूला गिवन। हम इस फॉर्मूले को देखते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस या नॉमिनल जो स्ट्रेस है वो मैथमेटिकली सिग्मा बराबर पी बाई ए नॉट होता है। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसमें पूछा गया है कि जो ए नॉट है डिनोमिनेटर में, मतलब कि जो नीचे वाला ए नॉट है वो है क्या बेसिकली। सबसे पहला एक्चुअल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब कि जो वास्तविक एरिया है वो। ओरिजिनल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब कि जब आपने इस पर लोड लगाया था उससे पहले जो उसका स्टार्टिंग एरिया था वो। इंस्टेंटेनियस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जब आप लोड लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कॉलम दिखाया, यहाँ पर मैंने लोड लगाया F, तो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब किसी समय के बाद इसका क्या होगा, इसका एरिया घट जाएगा और इसकी लंबाई बढ़ेगी। किसी भी चीज़ को अगर आप खींचते हैं तो जनरली होता क्या है कि उसकी लंबाई बढ़ जाती है और उसका जो एरिया है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जिस भी इंस्टेंट पर, इंस्टेंट का मतलब समय, किसी पर्टिकुलर समय पर। तो मान लीजिए आप अगर 5 मिनट बाद चेक करते हैं तो 5 मिनट बाद जो एरिया हो जाता है उसकी बात की जा रही है। तो इंस्टेंट का रिलेशन टाइम से होता है। चौथा ऑप्शन है नन। तो हम इसमें पढ़ चुके हैं जो ए नॉट होता है डिनोमिनेटर में वो बेसिकली क्या होता है आपका ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जब आप लोड लगाएंगे तो हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं या जो हम इंजीनियरिंग में जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें हम ये मानकर चलते हैं कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट रहता है या उसमें इतना बहुत ही कम बदलाव होता है कि उसका पता भी नहीं चलता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। इसमें 2 तरीके के कर्व हैं, एक तो ये डॉटेड वाला ई डैश और एक ये सॉलिड लाइन वाला।
ओरिजिनल एरिया लेकर चलते हैं तो आप नीचे वाला जो कर्व है उसके अनुसार चलेंगे, और अगर आप एक्चुअल एरिया या इंस्टेंटेनियस एरिया लेकर चलते हैं तो आप इसको लेकर चलेंगे। तो इसमें बेसिकली समझने वाली बात यह है कि सिग्मा बराबर जो है आपका P अपॉन एरिया, मान ली फोर्स अपॉन एरिया। अब जैसे जैसे आप लोड लगाओगे इसका एरिया क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। मीन्स एरिया कम होता जाएगा तो सिग्मा आपका रिलेटिवली बढ़ता चला जाएगा। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वो कर्व ये है कि ये है, तो सीधी सी बात है क्योंकि हम एरिया कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं तो इस वजह से जो सॉलिड लाइन वाला कर्व है वो आएगा। अब हम आते हैं, कंसिडर द फॉर्मूला गिवन बिलो, व्हाट इज LA इन द डिनोमिनेटर, मतलब कि ये जो LA है वो क्या है। तो बेसिकली क्या है, ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेन। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा ट्रू या एक्चुअल स्ट्रेन कैलकुलेट किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है, जब भी आप स्ट्रेन कैलकुलेट करते हो तो स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। तो इसमें दो बातें होती हैं, डेल्टा L हो जाता है चेंज इन लेंथ, मतलब कि लंबाई में कितना परिवर्तन आया, और L हो जाता है लंबाई। अब बात ये आती है कि लंबाई तो ठीक है, अब कौन सी लंबाई ली जाए, प्रारंभिक लंबाई ली जाए या जो लंबाई बढ़कर आई है वो ली जाए। तो इसमें से सीधी सी बात होती है, अगर आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो हम प्रारंभिक लंबाई लेते हैं, और अगर हम ट्रू या एक्चुअल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर समय पर या किसी समय अवधि पर क्या लंबाई हो रही है तो वो लेकर चला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस लेंथ ऑफ मेंबर। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, लेंथ ऑफ मेंबर इन बिगिनिंग बिफोर लोड वाज अप्लाइड, मतलब कि लोड लगाने से पहले शुरुआत में कितनी लंबाई थी जिसे हम ओरिजिनल लेंथ कहते हैं, वो हम इसमें लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि बात ट्रू की हो रही है। अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता तो हम यहाँ पर आंसर लगा देते। अब बात आती है डबल द लेंथ ऑफ मेंबर, इस इतने नहीं है, मतलब कि बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, सी बात आती है ये। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉर HYSD बार, HYSD का मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ मतलब कि वो स्टील जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जो सबसे नीचे वाला कर्व है Fe250, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है 250, मतलब कि अगर 215 न्यूटन पर mm स्क्वायर या उससे ज़्यादा लोड लगाया जाए तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आता है 415, उसके बाद आता है 500। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो Fe500 की है, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, HYSD बार इन्हें कहा जाता है। और ये 250 है, इसे बोला जाता है माइल्ड स्टील बार इसे कहा जाता है। डी फॉर HYSD बार, कोई HYSD बार है डेजिग्नेटेड एज Fe500 जिसको Fe500 का नाम दिया गया है, मतलब कि ये वाला कर्व है जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो मैं आपको बता चुका हूँ यील्ड स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है। मीन्स अगर इतना लोड लगा देंगे तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगी। एन एक्सटर्नल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 2000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब कि बाहर से एक टेंशन स्ट्रेस लगाया जाता है जिसकी वैल्यू है 2000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पूछा गया है व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन द बार, जो आपकी बार है उसमें क्या स्ट्रेन होगा यदि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना है 200,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, अगर हम इसमें हुक्स लॉ इस्तेमाल करें तो हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर E। तो यहाँ से आपका स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है ये, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो आपको इसमें सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया था कि जो हुक्स लॉ है वो कहाँ तक एप्लीकेबल होता है। हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है आपका इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। और आपकी इलास्टिक लिमिट कितनी है, इस केस में हम मान लेते हैं Fe500, ये इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है और इलास्टिक स्ट्रेंथ भी लगभग यहीं तक होती है। तो मतलब कि ये जो आप फॉर्मूला है ये आप यहाँ तक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर जो बाहर का टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है वो दे रखा है 2000, जो कि 500 से बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो आपका आंसर गलत आएगा ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नन, आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉर अ कैंटिलीवर बीम, कोई कैंटिलीवर बीम है जिसे एक सिरे पर फिक्स किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फिक्स है। फिक्स होने का मतलब है ना तो यहाँ पर रोटेशन अलाउड है और ना ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अलाउड है। इन सभी चीज़ों को हम आगे समझेंगे बाद में। हीट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बीम, मतलब किसके ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह आपने यूनिफॉर्म रूप से हीट लगाई गई है। तो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ स्ट्रेन, मतलब कि इसमें स्ट्रेन जो पैदा होगा वो किस तरीके का होगा। सबसे पहला ऑप्शन है टेंसाइल, कंप्रेसिव, फ्लेक्सुरल टेंसाइल। हम इतना समझते हैं किसी मेंबर पर यदि हीट लगाई जाए तो वो
एक्सपेंड होना चाहता है, और क्योंकि यहाँ पर इसका एक सिरा मुक्त है तो इस वजह से इस पर हीट लगाई जाएगी तो ये एक्सपेंड करेगा। तो बेसिकली जो इसमें स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। डेल्टा एल मतलब चेंज इन। देख सकते हैं कि जब आपने हीट लगाया तो यहाँ पर कितना इसकी लंबाई में परिवर्तन आया, इतना, और एल क्या होता है जो इसकी प्रारंभिक लंबाई है वो। क्योंकि हम हीट कर रहे हैं और इसके एक्सपेंशन को रोकने वाला कोई है नहीं, तो इसमें आप सीधे आप जवाब देख सकते हैं कि स्ट्रेन कैसा है, टेंसाइल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुराने क्वेश्चन वाली कैंटिलीवर बीम की बात हो रही है और ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस किस तरीके का आएगा। हमने पीछे देखा स्ट्रेन तो इसमें टेंसाइल आ रहा है, तो क्या उस वजह से स्ट्रेस भी टेंसाइल आएगा, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री टू एक्सपैंड है। फ्री टू एक्सपैंड मतलब कि इसका एक सिरा तो फिक्स है लेकिन दूसरे सिरे से ये आसानी से मूव कर सकती है, ये एक्सपैंड कर सकती है, क्योंकि इसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, मतलब हीट लगाने पर किसी भी पदार्थ की जो नेचुरल या स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वो होती है एक्सटेंड होना। और क्योंकि ये आसानी से एक्सटेंड हो पा रही है तो यहाँ पर जो स्ट्रेस पैदा होगा वो आपका जीरो आएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट इधर होती और फिर आप हीट करते तो यहाँ पर स्ट्रेस आपका पैदा होता कंप्रेशन। तो ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ। अगर किसी भी मटेरियल की नेचुरल प्रवृत्ति को रोका जाए तो वहाँ पर स्ट्रेस जरूर पैदा होगा। इसके बाद आती है बात कंसीडर ए फिक्स एंडेड बीम। ये है आपकी फिक्स बीम, यहाँ पर भी फिक्स सपोर्ट लगी है और यहाँ पर भी फिक्स सपोर्ट लगी है। फिक्स सपोर्ट एट बोथ एंड, दोनों सिरों पर फिक्स है। इफ टेम्परेचर ऑफ बीम इज यूनिफॉर्मली डिक्रीज, मतलब कि आपने बर्फ लगा के किसी भी तरीके से उसका जो तापमान है वो कम कर दिया, तो व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन द बीम। बीम में स्ट्रेन कितना आएगा, टेंसाइल, कंप्रेसिव, जीरो, फ्लेक्सुरल। तो स्ट्रेन का सीधा सा फॉर्मूला होता है डेल्टा एल ओवर एल। इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता, आपको बस ये देखना होता है क्या इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन हुआ। क्योंकि यहाँ पर फिक्स सपोर्ट लगी है, फिक्स सपोर्ट क्या करेगी, इसकी लंबाई को कम होने नहीं देगी, तो इस वजह से डेल्टा एल क्या हो गया आपका जीरो। तो कुल मिलाकर स्ट्रेन क्या आ जाएगा, जीरो। तो आंसर हो गया आपका जीरो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि स्ट्रेस क्या होगा। ये जो फिक्स एंडेड बीम है इसका जब आपने तापमान गिराया तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी मतलब स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी कि इसकी लंबाई कम हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो फिक्स सपोर्ट है वो इसकी लंबाई को कम होने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि भाई तू वापस अपनी पोजीशन में आ जा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पर क्या लग रहा है, टेंशन, स्ट्रेस लग रहा है। मतलब कि जो फिक्स सपोर्ट है क्या काम कर रही है, ये टेंशन का काम कर रही है। तो एक फिक्स सपोर्ट यहाँ पर लगी है, दूसरी फिक्स सपोर्ट यहाँ पर लगी है, तो इसको ये दोनों फिक्स सपोर्ट खींच रहे हैं। ये जो बीम है आपकी, ये बीम चाहती है कि ठंड की वजह से मैं थोड़ा सिकुड़ जाऊं, लेकिन ये जो फिक्स सपोर्ट है इसे वापस उसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व किस तरह से किया जाता है, आप कुछ समय के लिए मान लीजिए कि कोई भी सपोर्ट नहीं दी गई है। अब क्या कहा गया है कि इसका तापमान घटा गया है, कि जो लंबाई है वो कम हो जाएगी। अब आप फिक्स सपोर्ट को लगा दीजिए। यहाँ पर फिक्स सपोर्ट थी, अब ये फिक्स सपोर्ट का काम क्या होता है, इसे खींचकर वापस ले जाना। तो जब इस तरीके का खिंचाव होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, टेंशन आएगा। ठीक है। और दूसरी तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि कभी भी अगर किसी भी मटेरियल पर उसका तापमान कम किया जाता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सिकुड़ जाए, लेकिन जो फिक्स सपोर्ट होती है वो उसे सिकुड़ने नहीं देंगी, जिस वजह से क्या पैदा होगा, टेंशन पैदा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसीडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रखा है। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, हुक्स लॉ जो है वो कहाँ तक वैलिड है, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड पॉइंट, ब्रेक पॉइंट। तो इसका सीधा सा आंसर प्रोपोर्शनल लिमिट। आप देख सकते हैं एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है बी। सबसे पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके ठीक ऊपर आता है यील्ड पॉइंट और इन दोनों के बीच में होता है इलास्टिक लिमिट। खैर, तो हमें बात करनी है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपका वैलिड होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक। आप देख सकते हैं इसे ऐसा क्यों बोला जाता है, हुक्स लॉ का नियम होता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे जितना आप स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन भी उतना ही बढ़ा जाएगा। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमें इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो किताबें बना रखी हैं, एक है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जेम्सन गैरे, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बेस्ट किताब है, और दूसरी टिमोशेंको एंड यंग, ये दोनों बेस्ट बुक्स हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। मैं इन दोनों बुक्स को रेफर करके ही यहाँ पर ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। ये दोनों बुक ईजिली आप नेट पर अवेलेबल है। तो अगला क्वेश्चन क्या है,
इफ ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यदि मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस। सबसे पहले इसमें हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ये बल्क मॉडुलस क्या होता है? तो बल्क मॉडुलस समझने के लिए हमें, ये मैंने एक पानी का टैंक ले रखा है जो कि काफी गहरा है। इसमें ये जो ब्लू कलर का पानी देख रहे हैं V1, यहाँ पर मैंने जो दिखा रखा है ये मैंने एक्सपेंडेड बलून, मतलब कि एक गुब्बारा है जिसमें हवा भरी हुई है। H डेप्थ पर जाकर अभी अपने हाथ से इसे पकड़ रखा है, या मतलब इसे इस हाइट पर आपने डुबो रखा है। तो आप एक बात आप समझते हैं कि जो पानी है वो पानी क्या करता है, प्रेशर लगाता है। प्रेशर चारों तरफ से पानी प्रेशर लगाता है, तो इसके चारों तरफ जो प्रेशर, ये मैंने प्रेशर दिखा रखा है। और इस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। रो होता है आपका पानी की डेंसिटी, जी होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच मतलब जिस डेप्थ पर आप प्रेशर निकालना चाहते हो। तो ये एक्सपेंडेड बलून है, जब ये हाई डेप्थ, ये जब एच डेप्थ पर जाएगा तो ये जो बलून है ये आपका श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि एच की वैल्यू बढ़ गई है, इस वजह से प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। और इस प्रेशर की वजह से ये आप देख सकते हैं कि जो गुब्बारा था उसका वॉल्यूम जो है V1 से घटकर आपका V2 पर पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं जो बल्क मॉडुलस है K, उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा का क्या फॉर्मूला हो गया आपका, यही रो जी एच। अब बात आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब कि वॉल्यूम के हिसाब से स्ट्रेन कितना है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा V बाई वी। जैसे आपका नॉर्मल स्ट्रेन या सिंपल स्ट्रेन का जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो वो होता है डेल्टा L बाई एल, इसी तरीके से डेल्टा V बाई वी। तो डेल्टा V का मतलब क्या हो गया, डेल्टा V का मतलब हो गया चेंज इन वॉल्यूम। पहले कितना था V1 और बाद में कितना हो गया V2। जैसे जैसे आप पानी में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। सिंपल बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया K बराबर P अपॉन डेल्टा V बाई वी। पिछली वाली जो फिगर थी मैंने वहां पर पानी के प्रेशर की बात कर रखी थी। यहाँ पर मैं एक ऐसी सिचुएशन ले लेता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक सॉलिड, यहाँ पर एक बड़ा क्यूब है और उस बड़े क्यूब पर आपने प्रेशर लगाया P। ये प्रेशर P एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से लग रहा है। इस प्रेशर की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। ये डैश डैश लाइन से आप इस चीज को देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी K का वही फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस, जो कि है आपका सिग्मा, इसे आप P भी बोल सकते हो। और दूसरा हो जाता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैंने आपको बता दिया है डेल्टा V बाई वी। डेल्टा V को कैलकुलेट करने के लिए जो आपका फाइनल वॉल्यूम है उसमें से इनिशियल वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जब आप डेल्टा V कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर, सॉरी मैंने गलत बता दिया था, यहाँ पर V2 माइनस V1 होगा। ये आप ध्यान रखिए, डेल्टा V बराबर क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्फेरिकल स्ट्रेस, ये जो आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ से जो 3 डायमेंशनल स्ट्रेस लग रहा है उसे आप स्फेरिकल स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो K बराबर हो गया E अपॉन 3K 1 माइनस 2 म्यू। इसमें ये जो म्यू है इसे बोलते हैं पॉइजन रेशियो या पोआसो रेशियो, या जो भी आप कहना चाहें इसे। पॉइजन रेशियो होता है, बेसिकली पॉइजन रेशियो होता क्या है, कोई भी मटेरियल है, यदि आप उस पर मान लीजिए टेंशन फोर्स लगा दिया, इस टेंशन फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी। ठीक, ये बात सही है, ये फ्री टू एक्सपैंड है। तो बेसिकली इसमें 2 तरीके के स्ट्रेन जनरेट हो रहे हैं, डेल्टा L बाई L। कौन सा, एक तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, मतलब कि एक्सिस की दिशा में जो इसमें स्ट्रेन आ रहा है, और दूसरा होगा इसका लेटरल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लेटरल डायरेक्शन या ट्रांसवर्स डायरेक्शन, और इसे हम बोलते हैं आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या एक्सिस वाली डायरेक्शन इसे हम कहा जाता है। तो 2 तरीके के स्ट्रेन हो गए, एक तो हो गया लेटरल और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया आपका डेल्टा L बाई एल, जो कि पॉजिटिव है क्योंकि लंबाई की दिशा में डेल्टा L बढ़ रहा है, और लेटरल हो गया आपका ये भी डेल्टा L बाई एल, लेकिन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पहले लंबाई इतनी थी और बाद में लंबाई घटकर कितनी हो गई है, कम हो गई है। तो अगर आप इन दोनों का, मान लीजिए मैं जो स्ट्रेन है इन लेटरल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो अगर आप इन दोनों का अनुपात लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। तो कुल मिला के E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू हो जाता है। अब
अधिकतर केसेस के लिए, जो प्रैक्टिकल केसेस के लिए म्यू बराबर क्या होता है 0, तो इस वजह से के की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी E/3। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई मेटल बार है जिसका डायमीटर 10 mm है, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है। उस पर कितना पुल या मतलब टेंशन फोर्स कितनी लगाई है 23.5 किलो न्यूटन की। उसकी वजह से कितना इलोंगेशन हुआ, लंबाई में परिवर्तन आया 0.3 mm का, और ऑन ए गेज लेंथ ऑफ 200 mm। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब प्रारंभिक लंबाई 200 mm थी, फोर्स या बल या टेंशन लगाने के बाद उसकी लंबाई कितनी बढ़ गई 0.3 mm से। तो ये पूछ रहा है यंग्स मॉडुलस क्या होगा। स्ट्रेन होता है आपका डेल्टा एल बाई एल, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू है, चेंज इन लेंथ है 0.3 और एल कितना है 200। याद रखिए इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। डेल्टा एल भी आप mm में रखेंगे और लेंथ भी आप mm में रखेंगे। सिग्मा का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, स्ट्रेस बराबर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यही स्ट्रेस आपका किसके बराबर होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन के बराबर। तो बस आप यहाँ पर वैल्यू रखते चले जाइए। पी आपका कितना है 23.5 किलो न्यूटन, जो कि आपने यहाँ पर रख दिया। इस किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 की मल्टीप्लाई कर दी। फिर इसके बाद आती है बारी एरिया। आप जानते हैं कि ये सिलेंड्रिकल बार है जिसका डायमीटर है 10 mm। एरिया का फॉर्मूला होता है π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। आप अगर इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे या प्रकाष्ठ इसमें से काटेंगे तो इसका जो डी है डायमीटर है वो दे ही रखा है 10 mm। तो यहाँ पर आप देखिए π/4 इंटू 10 mm का स्क्वायर कर दिया, और बाकी स्ट्रेन आपने निकाला था थोड़ी देर पहले, और ई तो ये आपका क्या आ गया 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि स्टील का केस होता है। और सिंपल क्वेश्चन था ये। इसके बाद आते हैं 14 क्वेश्चन पर। ये पूछ रहा है ए मैकेनिज्म शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ इक्वली लॉन्ग स्टील एंड कॉपर वायर। यहाँ पर इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखी है, ये फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पर आपने 2 वायर लगा रखी है, ये एक स्टील की वायर है और दूसरी कॉपर वायर है, दोनों की लंबाई सेम है। और इन पर जो लोड लगाया गया है, यहाँ पर मान लीजिए कोई लोड लगा रखा है, तो ये और ये उसे इक्वल शेयर में आपस में बराबर बांट रहे हैं। मतलब कि आधा लोड स्टील वायर पर जा रहा है और आधा लोड कॉपर वायर पर जा रहा है। तो व्हाट शिल बी द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर टू दैट ऑफ स्टील वायर। मतलब कि जो कॉपर वायर है उसका डायमीटर डिवाइडेड बाई जो आपका स्टील वायर है, उन दोनों का अनुपात क्या होगा। वैन बोथ वायर अंडर को इक्वल स्ट्रेन, मतलब कि इन दोनों में जो स्ट्रेन है वो बराबर आ रहा है। तो उसके बाद ये पूछना चाह रहा है कि जो दोनों का डायमीटर में अनुपात है वो क्या होगा। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो इसमें हमें कुछ इसमें खास बातें दी गई हैं, इसमें दिया गया है, ये आपके इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि बोथ वायर शेयर इक्वल लोड एंड अंडरगो इक्वल स्ट्रेन। ये दोनों जो वायर हैं वो बराबर लोड बांट रही हैं और उनमें इक्वल स्ट्रेन आ रहा है। तो सबसे पहली बात ये इन्होंने स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखा है P/AE। सबसे पहली बात ये कैसे आया, तो आप समझिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके डेरिवेशन पर जाना पड़ेगा। स्ट्रेस बराबर स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है P/A, वेरी गुड। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा L/L, और मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा L निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा P/L/A। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो बेसिकली हमने किया क्या है, इस फार्मूले की हेल्प से ही इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ से हमने डेल्टा एल निकाल लिया है। इसका मतलब ये है कि कोई मान लीजिए ये मैंने कोई मेंबर ले रखा है, इसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है। जैसे कि फॉर एग्जांपल छत पे जो पंखा लटका रहता है, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हिसाब किताब है। तो यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया P, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी लेंथ है L और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है E। तो इस फोर्स की वजह से जो इसकी लंबाई में परिवर्तन आएगा, जो इसकी चेंज इन लेंथ होगा, उसे बोलते हैं डेल्टा एल। तो डेल्टा एल किसके बराबर हो जाएगा P/L/AE, और ये आया कहाँ से, आपका हुक्स लॉ से आया। तो डेल्टा एल बराबर अभी हमने देखा था क्या था P/L/AE। तो यहाँ से आप स्ट्रेन भी निकाल सकते हो, डेल्टा L/L कितना हो जाएगा आपका P/AE। तो यही इन्होंने फॉर्मूला लिख रखा है। इस क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा था कि पहली बात स्ट्रेन इक्वल है, तो हमने स्ट्रेन इक्वल कर दिया। दूसरी बात जो लोड है वो भी बराबर है, मतलब कि ये भी आपका बराबर है। तो इसमें से PC से PS जो कि लोड को प्रदर्शित करता है वो बराबर है, वो कट जाएगा। तो कुल मिला के क्या रह जाएगा, ये दोनों आपके आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए ये AS डिवाइड में इधर चला जाएगा और ये EC डिवाइड में यहाँ पर चला जाएगा। तो AC/AS बराबर हो गया ES/AC। और एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है π/4 इंटू
डी स्क्वायर। कॉपर वायर की बात करूं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं पाई बाई 4 इंटू डी एस का स्क्वायर, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट जाएगा तो डी सी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर ये आ जाएगा, और ई एस अपॉन ई सी इन्होंने दे ही रखा है, तो डी सी बाई डी एस कितना हो गया, √2। तो मतलब कि ये जो इन्होंने कंडीशंस दे रखी हैं ये कब सेटिस्फाई होंगी, जब दोनों के डायमीटर का रेशियो कितना हो जाए, √2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 सर्कुलर माइल्ड स्टील बार है, 2 सर्कुलर मतलब के उनका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, बनी किससे, माइल्ड स्टील से, और उनकी लंबाई है इक्वल जो कि है एल के बराबर, और उनका डायमीटर थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले वाले का जो ए है उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और दूसरी वाली जो माइल्ड स्टील की बार है उसका 3 सेंटीमीटर। ईच सब्जेक्ट है टेंसाइल लोड ऑफ पी, दोनों पर आपने जो टेंसाइल लोड है वो पी लगाया है। तो पूछना क्या चाह रहा है कि जो उनकी लंबाई में इलोंगेशन है, द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ लेंथ बार एल ए एंड एल बी। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों का एक रफ डायग्राम बना रखा है, बार ए और बार बी ये दोनों फिक्स, मतलब कि यहाँ पर आपने इन्हें फिक्स सपोर्ट दे रखी है और यहाँ पर आपने बी को फिक्स सपोर्ट दे रखी है, मतलब काइंड ऑफ आपने ये टांग रखा है। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं और आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये ए है, इधर टेंशन फोर्स, ये थोड़ा समझने में थोड़ा आसान होता है। तो खैर कुल मिला के पूछ रहा है, ये दोनों, इन दोनों पर सेम फोर्स पी लग रहा है, लेंथ भी दोनों की सेम है एल, बस डायमीटर में फर्क है, इसका 2 सेंटीमीटर का डाया है, इसका 3 सेंटीमीटर का डाया है। तो ये पूछना चाह रहा है पी फोर्स लगाने की वजह से चेंज इन लेंथ कितना होगा। तो डेल्टा एल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पी एल ओवर ए ई, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया है। तो अब इसने पूछ रखा है कि इलोंगेशन जो है उनका क्या अनुपात होगा। तो डेल्टा जो ए में जो एलोंगेशन है डिवाइडेड बाय डेल्टा इन बी, तो पी एल ओवर ए ई ए, पी एल ओवर ए ई बी। तो आप यहाँ पर सिंपल फार्मूला रख दीजिए, पी एल, ए का एरिया आप ये निकालेंगे, ई ये हो गया, दूसरा पी एल ये हुआ, एरिया होगा बी का वो 3 सेंटीमीटर के अनुसार निकला जाएगा। तो कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा 9/4। तो ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि आप जानते हैं कि जो इलोंगेशन फार्मूला होता है वो क्या होता है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग सैलिएंट पॉइंट्स इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील बार। कि माइल्ड स्टील बार स्पेसिमेन है, उसमें उसने ये पूछ रखा है कि ये कुछ उसकी खास बातें हैं, उसके बारे में ये फिर कुछ पूछेगा, जैसे यील्ड पॉइंट, पराभव पॉइंट शायद इसे बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पर आकर मटेरियल टूट जाता है, यील्ड प्लेटो प्रोपोर्शनल लिमिट अल्टीमेट पॉइंट। पहले भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछना क्या चाह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दे अकर व्हाइल टेस्टिंग द माइल्ड स्टील बार इन टेंशन फ्रॉम इनिशियल 0 स्ट्रेन टू। ये क्वेश्चन ही पूछना चाह रहा है कि कोई माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, उस माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन को आप यूटीएम यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में रख कर उस पर आप टेंशन टेस्ट कर रहे हो, और उसकी हेल्प से इस तरीके का एक कर्व आ रहा है। तो आपको ये बताना है, ये कर्व आंसर में है, इन्होंने साथ में नहीं दिया है, इन्होंने जस्ट ये पूछा है कि ये जो जितने भी पॉइंट है उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहला पॉइंट आता है ए का मतलब होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है। ए के बाद आता है बी होता है आपका इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि यहाँ तक मटेरियल पर अगर आप लोड लगाते हो और उस लोड को अगर आप छोड़ देते हो तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट होता है सी, अपर यील्ड पॉइंट, और डी होता है आपका लोअर यील्ड पॉइंट। ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर, और डी से ई तक होता है आपका यील्ड प्लेटू, मतलब कि अगर आपने लोड इस रीजन में आकर आपने लोड लगाया, जैसे कि माइल्ड स्टील की अगर हम बात करें तो वो होता है यील्ड स्ट्रेस होता है 250 न्यूटन पर mm²। तो अगर आप इतना स्ट्रेस लगा देते हो तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। फिर इसके आगे आपका ई से एफ तक चलता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है। एफजी नेकिंग, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जब ये टूटने वाला होता है तो इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाती है, इसकी लंबाई तो बढ़ी जाएगी पर यहाँ पर एक नेक या गला जैसा बन जाता है, क्योंकि यहाँ का एरिया सिग्मा बराबर क्या होता है P/A, क्योंकि एरिया यहाँ पर मिनिमम हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर नेकिंग पैदा हो जाती है और ये तुरंत टूट जाता है। एफ होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और जी होता है फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब कि यहाँ पर आकर मटेरियल टूट जाता है। सबसे पहला इन्होंने दे रखा है, इन सभी ऑप्शन में 2 बातें खास हैं, या तो 4 पहले आएगा या 1 पहले आएगा। तो 4 क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ठीक है, और 1 क्या है आपका यील्ड पॉइंट। तो इतना तो हमें पक्का पता है कि यील्ड पॉइंट बाद की बात है, प्रोपोर्शनल लिमिट पहले की बात है। तो या तो इसका आंसर ए होगा या आंसर सी होगा। 4 के बाद इन्होंने खुद ब खुद 1 दे रखा है, तो हमें 1 को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। मतलब 4 के बाद आपका यील्ड पॉइंट आ गया। फिर यहाँ पर हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है कि अब 2 आएगा या 3 आएगा, मतलब कि जो 1 पॉइंट है उसके बाद या तो 2 आएगा या 3 आएगा। अब इसने 1 के बाद ऑप्शन ए में बोला है 2,
मतलब यील्ड पॉइंट के बाद आपका ब्रेकिंग पॉइंट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ब्रेकिंग पॉइंट सबसे बाद में आता है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस का सवाल भी है और साथ में आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। इसके बाद बात आती है कंपाउंडेड बार। कंपाउंड का मतलब होता है एक ऐसी बार जो कि दो अलग अलग बार से मिलकर बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ये एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, ये दो सिलेंडर से मिलकर बना है। एक सिलेंडर है ए जो कि अंदर है और बाहर जो बी है वो एक हॉलो सिलेंडर है जो कि अपने अंदर ए को रख रहा है। ठीक है, ए कंपाउंडेड बार कंसिस्ट ऑफ ए मटेरियल ए एनकेस्ड इन मटेरियल बी, मतलब कि मटेरियल ए जो है वो मटेरियल बी के अंदर एनकेस्ड है, मतलब कि बंद है। इट इज टाइटली सिक्योर्ड एट द एंड्स, मतलब कि इनके जो सिरे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बंधे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सिरे बंधे हुए का मतलब ये हुआ कि अगर ये एक्सपैंड करेगा, मान लीजिए आप हीट देते हैं तो ये पूरा का पूरा साथ एक्सपैंड करेगा, और मान लीजिए ये श्रिंक करेगा तो ये साथ में श्रिंक करेगा, मतलब मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों साथ में एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब बात आती है द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब कि जो ए है उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो ज्यादा है बी के मुकाबले। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता था, जब भी आप किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से उसकी लंबाई में परिवर्तन आता है, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये बताता है कि कितना डिग्री सेल्सियस हीट करने पर उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन आएगा। क्योंकि ए का थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो अगर दोनों ए और बी को सेम हीट किया जाए तो ए की लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, बी की लंबाई कम बढ़ेगी। अगला पॉइंट है इसमें, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बार इज इंक्रीज्ड, यदि मतलब कि जो पूरी जो बार है इसका अगर मैं तापमान बढ़ा देता हूं तो स्ट्रेस किस तरीके के आएंगे। अब हम थोड़े समय के लिए मानते हैं, हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मानते हैं कि ये जो इनके एंड हैं वो फ्री है। फ्री का मतलब जैसे ही आप हीट करोगे तो ए अपनी मर्जी से एक्सपैंड होगा और बी अपनी मर्जी से एक्सपैंड होगा। अब हम आते हैं सेकंड फिगर पे, क्योंकि ए का थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है तो इसकी लंबाई में ज़्यादा परिवर्तन आएगा, और जो बी है उसका थर्मल एक्सपेंशन कम है तो एक्सपैंड तो बी भी होगा। आप यहाँ से आप देख सकते हैं तो बी भी एक्सपैंड करेगा लेकिन ए ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। अब बात ये आती है कि टेम्परेचर ऑफ द बार इज इंक्रीज, अब स्ट्रेस कैसा पैदा होगा। ये तो थी हाइपोथेटिकल हमने सोचा, हमने सवाल को आसान बनाने के लिए ऐसा सोचा कि चलो इन्हें अपनी मर्जी से एक्सपैंड होने दो। अब एक्चुअली क्या है कि टाइटली सिक्योर्ड एट एंड्स है, मतलब कि ये वाला ये जो एंड है ये दोनों साथ में एक्सपैंड करेंगे। तो अब अगर हम रियल सिचुएशन की बात करें तो जितना ए एक्सपैंड होना चाहता है उतना वो एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, ए को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। तो ए बेसिकली किस चीज में आया, ए में क्या डेवलप हो जाएगा, कंप्रेशन। और जो बी है आपका ये क्योंकि कम एक्सपैंड होना चाहता था तो लेकिन ए इसे खींचेगा तो यहाँ पर क्या बी में क्या आ जाएगा आपका, टेंशन आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, टेंशन इन मटेरियल बी एंड कंप्रेशन इन मटेरियल ए। मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट ये बताया है कि किसी भी मटेरियल की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है उसको अगर रोका जाए तो फिर स्ट्रेस पैदा होगा। तो आप देख सकते हैं ए है, ए क्या चाहता है, मैं बहुत अच्छे से एक्सपैंड होना चाहता है क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, पर जो बी है वो इसे इतना एक्सपैंड होने नहीं देगा। तो कोई भी चीज़ जो एक्सपैंड होना चाहती है उसको अगर आप रोकते हो तो क्या पैदा होता है, कंप्रेशन। ठीक, अब बात आती है बी की। बी क्या चाहता है, बी भाई चाहता है कि मैं ज़्यादा एक्सपेंड ना करूं, लेकिन क्योंकि ए इसके साथ जुड़ा हुआ है तो बी को कहेगा नहीं भाई तुझे और ज़्यादा एक्सपेंड होना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप ज़बरदस्ती खींचना चाह रहे हैं, मतलब कि उसकी प्रवृत्ति है कम एक्सपेंड करना, लेकिन ए क्योंकि इसके साथ जुड़ा है तो इस वजह से इसे खींचेगा, तो इस वजह से यहाँ पर क्या पैदा होगा, आपका टेंशन पैदा होगा। इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। एक स्टील रॉड है जो कि मैंने यहाँ पर दिखा रखी है जिसकी लंबाई 100 mm है। ठीक है, उसे 2 रिजिड सपोर्ट या 2 फिक्स सपोर्ट, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट का काम क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा। इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड, मतलब कि जो आपकी स्टील रॉड है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है इतना दिया हुआ है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये दिया है, तो स्ट्रेस किस तरीके का पैदा होगा। फॉर एग्जांपल ये हम केस लेते हैं, मान लीजिए ये एक फ्री बीम होती, मतलब कि इसके सिरे पर कोई फिक्स सपोर्ट नहीं है। मान लीजिए आपने इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाया, डेल्टा टी से बढ़ाने की वजह से इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो जाएगी, इधर भी इंक्रीमेंट होगा और इधर भी यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। कितना
टोटल इंक्रीमेंट मतलब कि अगर आप यहाँ और इन दोनों लंबाई को जोड़ें तो अगर मैं से डेल्टा एल बोलूँ तो ये हो जाए आपका एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी होता है आपका कितना तापमान बढ़ाया, अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और एल होती है लेंथ। तो यहाँ से आप स्ट्रेन निकाल सकते हो डेल्टा एल ओवर एल अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से आप सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हो, आपका आ जाएगा स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कि ई अल्फा डेल्टा टी। तो ये केस है, ये केस तब का है जब यहाँ पर कोई भी फ्री सपोर्ट नहीं है, उस केस में आपका स्ट्रेन ही आता है। अब है क्या, अब बात है आपने यहाँ पर क्या लगा रखा है, फिक्स सपोर्ट। इधर भी एक फिक्स सपोर्ट है और एक इधर भी आपने फिक्स सपोर्ट दे रखी है, जो कि क्या होगी, जो कि इस स्ट्रेन को पैदा होने नहीं देगी। इस वजह से क्या पैदा होगा, स्ट्रेस पैदा होगा। मैंने आपको बताया जब भी किसी पदार्थ की नेचुरल टेंडेंसी को रोका जाता है तो स्ट्रेस पैदा होगा, और स्ट्रेस का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन इनटू ई। तो जो इसमें स्ट्रेन आने वाला था जिसको आपने रोका, उसे आप यहाँ पर रखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ई से। तो यही फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा बराबर, सिग्मा होता है आपका ई इंटू ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका E इंटू डेल्टा एल ओवर एल, और डेल्टा एल आपका क्या है, अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर भी देख सकते हैं सिग्मा बराबर E बाई एल इंटू डिफ्लेक्शन प्रिवेंटेड, मतलब कि जो ये लंबाई में परिवर्तन या डिफ्लेक्शन जो होना चाहता था जिसे रोका गया है उसे हमने यहाँ पर रखा, और बस अब आपने यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करके E की वैल्यू जो किताब इसमें दे रखी है वो रखा, अल्फा जो आपने दे रखा है वो इंटू 20 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस का आपने टेम्परेचर चेंज किया। तो स्ट्रेस कितना हो गया, 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से स्ट्रेस पैदा करता है, इस तरीके से टेम्परेचर स्ट्रेस पैदा करता है। अब बात आती है इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट। अगला क्वेश्चन है इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, ये थोड़ी सी डेफिनेशन गलत हो जाती है क्योंकि ये हुक्स लॉ के बारे में है, और हुक्स लॉ आपका कहाँ तक वैलिड होता है, आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है। दूसरा क्या है, एट विच इलोंगेशन टेक्स प्लेस, मतलब कि जहाँ तक लंबाई में बढ़ोतरी होती है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल लोड, कि मतलब बाहर से आपने कोई एक्स्ट्रा लोड लगाया नहीं और उसमें इलोंगेशन पैदा हो गई, ये सिचुएशन है यहाँ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कांस्टेंट स्ट्रेस पर, ये कांस्टेंट स्ट्रेस है, यहाँ पर आपने कोई एडिशनल लोड नहीं लगाया, लेकिन आप देख सकते हैं स्ट्रेन में कितना परिवर्तन हो गया। तो ये मतलब बात कहाँ की कर रहा है, ये यील्ड पॉइंट की बात कर रहा है। दो इस वजह से ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, आपका ए भी गलत हो गया और बी भी गलत हो गया। सी अप टू विच, जहाँ तक यदि लोड को हटा दिया जाए, लगाकर अगर लोड को हटा दिया है तो ओरिजिनल वॉल्यूम और शेप मिल जाएगी, ये बात आपकी सही है। इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई सिलेंड्रिकल बार है, आपने इस पर टेंशन फोर्स लगाया, तो टेंशन फोर्स लगाने से इसकी लेंथ में क्या आया, इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन जैसे ही आपने इस टेंशन फोर्स को हटाया, जो कि आप तीसरी फिगर में देख सकते हैं, तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। ओरिजिनल मतलब जो इसकी स्टार्टिंग में शेप थी वो। डी क्या, एट विच द टफनेस इज मैक्सिमम, ये तो बात गलत है, टफनेस से इसका कोई अभी फिलहाल रिलेशन नहीं है। रेजिलियंस की बात अगर ये करता तो बात ठीक थी। तो अब बात आती है सी। अगला क्वेश्चन है, ये फिर से इंडियन एक्सेस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रखा है। इसमें पूछ रहा है आपको लिस्ट सेकंड को लिस्ट 1 से मिलाना है। आपको ये बताना है कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट कौन सा है। पहला पॉइंट है वो तो रिप्रेजेंट करेगा ये जो जी पॉइंट है इसे, तो ये किसको शो कर रहा है, रप्चर। रप्चर का मतलब होता है जहां पर अगर मटेरियल टूट जाता है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो या तो ए ऑप्शन सही हुआ या बी ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि सी जो है, सी का फर्स्ट आंसर ही नहीं 2 में दिया गया है। सेकंड पॉइंट है आपका एफ, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ को शो करता है। तो सेकंड आपका जो डी है, ठीक है, ये भी बस इसे चेक करने की जरूरत नहीं थी। अब हम आते हैं ए पॉइंट पर। ए पॉइंट है आपका यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट हो गया आपका थर्ड पॉइंट, इसे हम यील्ड पॉइंट बोलेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। और आखिरी आपका बचा फोर्थ पॉइंट, जो कि आपका प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें सबसे खास बात ये याद रखनी रहती है, ए पॉइंट सबसे पहले आती है प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद आती है इलास्टिक लिमिट, उसके बाद आता है यील्ड पॉइंट। क्या ये तीनों आपस में इतने पास में होते हैं कि ए बी सी लगभग एक दूसरे के ऊपर ही प्रैक्टिकली आ जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, इस वजह से हम इन्हें अलग अलग कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। एनी स्टूडेंट हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू।